वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। विनय, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। चलिए तो विनय से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, लेते हैं आपके सवाल, उस पर देंगे विनय सलाह। पहले कॉलर हमारे हैं अभिनंदन। अभिनंदन, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्ते सर। मेरा ये प्रॉब्लम था कि जैसे कि मैंने वो उसमें लिखा है कि जिन्होंने 97 में फ्लैट खरीदा था और उसका पोसेशन तो उन्हीं के पास में है, लेकिन उनके नाम पे अभी ट्रांसफर हुआ नहीं है वो। तो उसके लिए उन्होंने बिल्डर से पूछा था, वो 4 भाई थे उनके बिल्डर के, 2 उसमें से एक्सपायर हो चुके हैं। तो अभी जो एग्जिस्टिंग है उनका हाउसिंग सोसाइटी भी नहीं है सर आज के दिन में। तो उनका मतलब ऐसे प्रॉपरली उसका क्या प्रोसेस किया जाए कि वो इनके नाम से हो जाए। जी, तो ये आपके दोस्त ये बेसिकली ये सलाह चाहते हैं, फिर भी यहाँ पर हम बात करते हैं विनय से। विनय, क्या सलाह होगी इनके लिए? हाँ अभिनंदन जी, आप ये जो आपके दोस्त ने फ्लैट लिया था, इसमें ये चारों भाइयों ने साइन किया था कोई एग्रीमेंट या एग्रीमेंट टू सेल वगैरह? हाँ, एग्रीमेंट का कॉपी भी नहीं है सर इनके पास। मतलब प्रूफ में जो पेमेंट किए थे जी, उसका चेक नंबर वगैरह डिटेल्स है जी। तो वो अगर उनके पास कोई बैंक वगैरह का रिकॉर्ड है तो उन्हें कहिए कि वो संभाल के रखें। और अभी एक आप आपके दोस्त को सलाह ये दीजिए कि वो एक चिट्ठी लिखे हैं बिल्डर्स को कि ऐसी ऐसी तारीख को मैंने आपको पैसे दिए हुए हैं और आपने मुझे पोजीशन भी दी है, लेकिन ये एग्रीमेंट जो है ये रह गई है करने के लिए, तो आप ये प्लीज तुरंत ही एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करके रजिस्टर कराएं। और अगर फिर भी ये 2 भाई नहीं मानते हैं तो आपके दोस्त को वहां कोर्ट की सहायता लेनी पड़ेगी, एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा, थोड़ा वक्त जाएगा इसमें सिर्फ बस। तो यहाँ थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा करना होगा जैसा विनय ने यहाँ पर सलाह दी। तो यही सलाह आप अपने दोस्त को भी जरूर बता दें और अगर आगे भी उनको कोई दिक्कत है तो pg@moneycontrol.com पर आप दोबारा अपनी शिकायत या अपनी परेशानी भेज सकते हैं। हमारे अगले कॉलर अब जुड़ रहे हैं दिल्ली से अजय खुराना साहब। अजय जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मैंने वर्तमान गार्डनिया में 920 स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया हुआ टॉप 10 फ्लोर पे जी। उसमें उन्होंने मेरे को एक ओपन पार्किंग का 50,000 रुपये चार्ज किया हुआ है और रूफ राइट का 2 लाख रुपए। उसमें मेरी मोस्टली किस्त से 2 किस्त रहती है, बाकी सारा काट चुका है कंस्ट्रक्शन लीज में जी। तो पीछे मैं सुन रहा था कि रूफ साइड के चार्ज एंड ओपन पार्किंग है, उसके बारे में पूछना था कैसे करें। जो आप पार्किंग वाली बात कह रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने खरीदी है, तो ये तो अब इलीगल हो जाएगा। फिर भी यहाँ विनय जी से इस पे और सलाह लेते हैं। विनय, इनके लिए क्या सलाह होगी? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने अजय जी। ऐसा है कि ओपन पार्किंग या कोई भी किस्म का ओपन एरिया हो वो सेलेबल नहीं है, क्योंकि जब तक उसकी FSI कोई कंज्यूम हुई नहीं है, बिल्डर को कोई अधिकार ही नहीं होता है ये ओपन एरिया या ओपन स्पेस बेचने का। और उसमें ओपन पार्किंग या स्टेल पार्किंग भी शामिल है। यहाँ महाराष्ट्र में एक हमारे मुंबई में केस हुआ है जो अब सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया है कि जब तक कोई भी ओपन एरिया जो है उसे बिल्डर बेच नहीं सकता और कोई दूसरा एरिया भी है, जब तक FSI कंज्यूम नहीं होती, बिल्डर को कोई हक नहीं है बेचने के लिए। और यही चीज आपके रूफ राइट्स में भी अप्लाई होती है। जो टेरेस है वो कॉमन टेरेस होता है, अगर वो कॉमन टेरेस है तो बिल्डर बेच नहीं सकता उसे। तो आप जरा बिल्डर से ये जो पैसे आपने दिए हैं, अगर आपको आपके ऊपर कोई दबाव डाल के लिए गए हैं, तो मैं समझता हूँ आपका केस फिर अच्छा है। आप कोर्ट जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं और ये सारे पैसे जो आपने भरे हैं ये वापस मांग सकते हैं उनसे। चलिए अब लेंगे एक ईमेल जो कि भेजा है गौरव अग्रवाल ने गंगानगर राजस्थान से। पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में 11 महीने के किराए का एग्रीमेंट क्यों होता है और क्या सभी जगह इसी तरह के एग्रीमेंट बनाए जाते हैं? कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 3 साल का किराए का एग्रीमेंट करना ठीक है या नहीं? ऐसा है कि 11 महीने की एग्रीमेंट्स पहले बना करती थी और इसलिए बना करती थी क्योंकि अगर कुछ मकान मालिक और भाड़ोत्री में कोई डिस्प्यूट हुआ कि भाई ये टेनेंसी है या लीव लाइसेंस है और अगर ये मामला कोर्ट तक गया तो कोर्ट ऐसा व्यू लेता था कि भाई अगर जो टेनेंट जो भी भाड़ोत्री है वो 1 साल से कम अगर ऑक्यूपाई कर रहा है तो शायद ये लीव लाइसेंस है, और अगर ये 1 साल से ज्यादा उधर ऑक्यूपाई कर रहा है तो शायद एग्रीमेंट जो थी वो टेनेंसी की थी। तो इसलिए लैंडलॉर्ड के लिए, मकान मालिक के लिए सेफ होता था कि वो 1 साल से कम की ही एग्रीमेंट बनाए। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं अभी महाराष्ट्र में हमारे पास महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट आई है 2000 में,
और उसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आप रजिस्टर करेंगे तो जो आपने कहा है कि लीव लाइसेंस है वही मानी जाएगी। कोई बाड़ोतरी ये आर्ग्यू नहीं कर सकता कि ये टेनेंसी है। तो अब उसकी जो अहमियत है 11 महीने की एग्रीमेंट की, एटलीस्ट महाराष्ट्र में तो बहुत ही कम हो गई है। दिल्ली में भी आप चाहें तो आप बना सकते हैं 3 साल की एग्रीमेंट। आप लेकिन लीगल एडवाइस लें और उसको पक्का काम करवाएं एक वकील से कि कल को कोई डिस्प्यूट ना हो कि लीव लाइसेंस है या कुछ और है। चलिए, तो ये हुई सलाह इस बात पर कि एग्रीमेंट 11 महीने की क्यों होती है। हमारे तमाम और दर्शक जो खासतौर पे दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों में रहते हैं, जहां आमतौर पे चाहे दुकान हो चाहे मकान हो, एग्रीमेंट से ही मिलते हैं और आपको इस तरह का एग्रीमेंट बनाना पड़ता है मकान मालिक के साथ या दुकान मालिक के साथ, तो शायद उन सब लोगों के लिए भी ये सलाह विनय जी की काफी उपयोगी होगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।